हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवेज एकेडमी में। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज में लेके आई हूँ। रेलवे के द्वारा जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, उनके प्रीवियस ईयर पेपर से हम बात करेंगे। क्वेश्चंस की हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, साइंस की सीरीज स्टार्ट की है जिसका पार्ट 1 हम लेके आए हैं। रेलवे के द्वारा सारे एग्जाम्स, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे रेलवे आरपीएफ का हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे जेईएन का हो, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अब तक, वो सारे के सारे पेपर्स जो है ना, वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देख लीजिएगा। और साथ ही साथ क्या करना है, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है, मानव शरीर का वो कौन सा भाग है जिसमें विली मौजूद होती है। बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब बताएं क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर जो इसका होगा ना, वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत जो है ना, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो, यहाँ पे हम बात करें विली की, तो विली छोटी आंत जो होती है ना, उसकी अंतर कोशिकाएं जो होती है उसमें पाई जाती है, ताकि पाचन के बाद जो पोषक तत्व होते हैं ना, उसका अवशोषण बढ़ सके। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात हुई है छोटी आंत के बारे में, तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए छोटी आंत के बारे में। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि छोटी आंत जो होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, बताएं। छोटी आंत की लंबाई होती है 6.25 मीटर। नोट डाउन कर लो, इसकी लंबाई होती है किसकी, छोटी आंत की। छोटी आंत का काम क्या होता है। छोटी आंत का काम होता है कि जो छोटी आंत होती है ना, इसकी जो दीवार होती है ना, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम्स का काम होता है कि खाने, जो हमारा हम भोजन कर रहे हैं ना, तो उस भोजन से जल और खनिज लवण जो होते हैं, उनका अवशोषण करने का काम होता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। ठीक है ना। पाचन तंत्र का ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है छोटी आंत। ओके, चलो टॉपिक वाइज वीडियोस कराएंगे ना, पाचन तंत्र में और डिटेल्स में मैं पढ़ा दूंगी। हाँ बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सही दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। ये लीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। बताएं। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही दृष्टि के लिए जो विटामिन आवश्यक है वो है विटामिन ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, बात हुई है विटामिन ए की, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए विटामिन ए के बारे में। सभी लोग मुझे कमेंट करके बता दो, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है रेटेनॉल। और इसका जो बेस्ट सोर्स होता है ना विटामिन ए का, वो होता है गाजर। क्या होता है, गाजर। ठीक है ना। और दूसरी चीज, विटामिन ए की कमी से, सुनो ध्यान से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी जो है, इसका केमिकल नेम, रासायनिक नेम क्या होता है, थाइमिन। अब आप कहोगे ये तो विटामिन बी वन का होता है, बिल्कुल। बट अगर नॉर्मली आपको जैसे क्वेश्चन में विटामिन बी वन नहीं दे रखा और सिंपली दिया हो विटामिन बी, तो आपको कंसीडर करना है विटामिन बी वन। ठीक है ना। थाइमिन नाम होता है, रासायनिक नाम, केमिकल नेम। और इसकी कमी से रोग जो होता है ना, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी, जिसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है, इसका केमिकल नेम, रासायनिक नेम होता है कैल्सीफेरोल। और इसको विटामिन ऑफ सनशाइन भी कहा जाता है, किसको, विटामिन डी को।
विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेटस। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग वसा संग्रहित करता है। चार ऑप्शंस दिए गए, सभी लोग आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे मानव शरीर का वो अंग आपको बताना है जो कि वसा संग्रहित करता है, यानी कि जो फैट होता है ना उसको स्टोर करता है। तो वो अंग है वसा ऊतक। ठीक है, एडिपोस टिश्यू, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब यहाँ पे वसा ऊतक की बात करें जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एडिपोस टिश्यू, तो ये क्या करता है, वसा ऊतक अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है ना उसको वसा के फॉर्म में क्या कर लेता है, स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फलों में विशेष रूप से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। सभी लोग आंसर करें, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प, बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। ठीक है ना। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो रेलवेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इससे होगा क्या, देखो यहाँ पे जैसा कि ये सीरीज हमने स्टार्ट कर रही है, अब तक रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए ना उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट के मिलने वाला है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। फलों में विशेष रूप से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है साइटोकिनिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। साइटोकिनिन की बात करें तो साइटोकिनिन कोशिका विभाजन को उत्तेजित करती है, और फल और बीजों में इसकी क्या होती है, अधिक मात्रा होती है, किसकी, साइटोकिनिन की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि यदि एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी जो है ना, फोकल लेंथ, वो दुगनी हो जाए तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गोलाकार दर्पण है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा गोलाकार दर्पण। अब इसकी जो फोकल दूरी है ना, फोकल दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, वो दुगनी हो जाए तो इसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उस पर क्या इफेक्ट होगा, क्या होगा। तो सुनना ध्यान से, जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो उससे जस्ट डबल हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुगुना बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखना है, आर इक्वल्स टू एफ, यानी कि जितनी भी फोकल लेंथ है उसका जस्ट डबल हो जाता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि यदि एफ दुगुना हो जाए, एफ मतलब कि फोकल लेंथ दुगनी हो जाए, तो उसका जो आर है ना वो भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से किस जीव के हृदय में तीन कक्षों का होता है, यानी कि कौन सा वो जीव है जिसके हार्ट में तीन चैम्बर होते हैं, उस जीव का नाम बता दो जल्दी से। ऑप्शंस है कबूतर, मछली, सलामेंडर या फिर बाघ। बताओ क्या आंसर होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग आंसर करें। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सलामेंडर। अब आप कहोगे हम तो जानते ही नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, सुना ही नहीं कभी, तो सुनो ध्यान से। सलामेंडर की बात करें तो ये एक क्या है, उभयचर है। क्या है, उभयचर है। और इसका जो ये सलामेंडर है ना, जैसा कि मैंने बताया ये एक उभयचर है, और इसका जो हृदय होता है ना, हार्ट, उसमें टोटल कक्ष कितने होते हैं, तीन कक्ष होते हैं। उन तीन कक्ष में से दो तो क्या होते हैं, दो होते हैं ये आर्टरिया यानी कि आल्य होते हैं, और एक क्या होता है, एक होता है वेंट्रिकल। ठीक है ना। तो ये इस तरह से टोटल कितने हो गए, टोटल तीन हो गए। ठीक है, एक और चीज आप याद रख सकते हो, जैसा कि देखो तीन की बात करें तो तीन कक्ष और किस किस के होते हैं, तो सुनो ध्यान से, छिपकली जो होती है ना उसके भी
हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 होते हैं। मेंढक के भी 3 होते हैं, सांप के भी 3 होते हैं। अब इनमें से जो मगरमच्छ है ना, रेप्टाइल्स में से मगरमच्छ एक क्या है? मगरमच्छ अपवाद है। मगरमच्छ के 4 होते हैं भाई। कई बार पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, और हम बात करें जैसे कि बर्ड्स की बात करें तो इनके भी 4 होते हैं, जैसे कि चिड़िया हो गई, उसके 4 होते हैं। मनुष्य के 4 होते हैं, चमगादड़ के 4 होते हैं, कंगारू के 4 होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि देखो यहाँ पे कम तरंग दैर्घ्य जो है ना, वो प्रकाश का क्या होता है? स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है। उसी के कारण से आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ जिसे हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, इसकी जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग है, वो नीली और जो वॉयलेट कलर होता है ना, ये प्रकाश में अधिक बिखरता है, तो ये कम रहती है। कौन सी? ये वेवलेंथ स्कैटरिंग है ना, ये कम होती है ना वेवलेंथ स्कैटरिंग, तो कम तरंग दैर्घ्य प्रकाश में क्या होता है? स्कैटरिंग होती है, तो उस केस में सबसे ज्यादा नीला और वॉयलेट कलर जो है ना, वो प्रकाश में बहुत ही ज्यादा बिखरता है। तो यही रीजन रहता है कि जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, उसको सोडियम क्लोराइड में घोल दिया जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो घोल होता है उसमें मिला दिया जाता है, तो क्या होता है? जब भी ध्यान रखना, जब भी जलीय सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना, उसको अगर सोडियम क्लोराइड घोल में अगर मिला दिया जाएगा, तो क्या होता है? सफेद तलछट बनता है। कैसा बनता है? सफेद तलछट बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में घरेलू बिजली आपूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी होती है? जो हम घरों में बिजली यूज करते हैं ना, उसके बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। घरों में कौन सी ये इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी बिजली यूज की जाती है, बताएं। घरों में ओनली एंड ओनली एसी जो है ना, एसी करंट सप्लाई होती है। एसी, डीसी मत कर देना गलती से। तो एसी ध्यान रखना है, ये अप्लाई होती है। और एसी भी कितने वोल्ट की अप्लाई होती है? तो 220 वोल्ट, ध्यान रखना 220 वोल्ट। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 220 वोल्ट। और हर्ट्ज की बात करें तो 50 हर्ट्ज, यहाँ पे 100 मत कर देना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर होती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, करंट की बात हुई है, जैसा कि हम बात करें करंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो करंट है ना, इसकी यूनिट पूछ ली जाती है, इकाई क्या होती है? करंट की इकाई बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा रक्त घटक थक्के बनने में मदद करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शंस यहाँ पे क्या दिए गए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। क्या होगा राइट आंसर? उस घटक का नाम बताना है जो कि रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। उसका बताएं कौन सा वो घटक है जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। प्लेटलेट्स जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखो बात हुई है प्लेटलेट्स की, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स जो है इसका जीवन काल कितने समय का होता है? तो 2 से
2 घंटे से और 6 दिन तक का, ये चीज ध्यान रख लेना। एक और चीज ध्यान रखना कि प्लेटलेट्स जो है इसका निर्माण हमारी बॉडी में कहाँ से होता है, तो जो बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो, उसकी बड़ी बड़ी कोशिकाएं जब टूटती हैं, तो बड़ी बड़ी कोशिकाओं के टूटने से प्लेटलेट्स जो है ना, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और इसी वजह से इसका जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता, ठीक है। हाँ, एक और चीज, हवा के संपर्क में आते ही जो प्लेटलेट्स है वो टूट जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में याद रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के बारे में। आरबीसी की बात करें तो इसको, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, आरबीसी को क्या कहा जाता है बताएं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी का काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका संवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन को तो इन करती है, सुन लेना, आरबीसी के बारे में बता रही हूँ, ऑक्सीजन को तो हमारी बॉडी में क्या करेगी, इन करेगी, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या करती है, आउट करती है, ओके। और उसके बाद हम आरबीसी की बात करें तो इसका जीवन काल बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि होता है 120 दिन का होता है, मतलब कि 100 से 120 दिन आप मान के चलो। और इसकी जो, जब ये डेड होता है ना, तो ये किस में डेड होता है, डेड होने के बाद कहाँ जाता है, प्लीहा। तो जो प्लीहा होता है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अब मैं डिस्कस करूंगी डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की हम बात करें तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है ना, वो किस में होता है, बोन मैरो में निर्माण होता है। और जो ये आरबीसी है ना, इसका भी निर्माण बोन मैरो में होता है। अब हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का, 3 से 4 दिन का, ध्यान रखना। और इसके बाद इसका मतलब कि जो डब्ल्यूबीसी है ना, इसकी कमी से एक रोग होता है, बताओ उस रोग का नाम, सभी को पता होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, ल्यूकोपीनिया। कौन सा होता है, ल्यूकोपीनिया। अब सुनो, डब्ल्यूबीसी की कमी से तो होता है ल्यूकोपीनिया, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है ना, उस केस में होता है ब्लड कैंसर, तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। तो सारी चीज मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ सारी चीजें प्रॉपरली आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में बोला गया है कि प्लेटलेट्स चोट के स्थान पर इकट्ठा होकर ब्लड का क्या बनाना स्टार्ट कर देती है, थक्का बनाना शुरू कर देती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस विटामिन का नाम बताओ जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी जो है, इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। क्या है, एस्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन सी जो है ना, इसका सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है, तो सबसे बेस्ट सोर्स है, लिख लो आप चाहो तो, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है आंवला। वैसे तो जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, पर सबसे बेस्ट सोर्स है आंवला है। और विटामिन सी की कमी से ये जो रोग होता है ना, स्कर्वी रोग, इसमें क्या होता है, हमारे जो दांत हैं वो हिलने लगते हैं, दांतों से ये मसूड़े जो हैं वो उनमें दर्द होने लगता है, मवाद हो जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो ये सारी चीजें होती है इसमें। विटामिन ए, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। विटामिन B12 भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी नोट कर लो। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालेमिन। क्या है, साइनोकोबालेमिन। और विटामिन डी जो है, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वही चीज बोली गई कि विटामिन सी की कमी से मसोड़ों में खून आना और कमजोरी होती है, तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है,
ऑप्शन है सोना, लोहा, हीरा, हर्ट्ज। तो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की हम बात करें तो यह है डायमंड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हीरा, डायमंड। ठीक है ना। डायमंड की बात करें तो हीरा सभी प्राकृतिक पदार्थों में से सबसे अधिक क्या है? मजबूत है, कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का एटॉमिक नंबर बता दो। एटॉमिक नंबर जो है ना पीरियोडिक टेबल का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी का भी एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कार्बन का पूछा है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कार्बन में देखो 6 तो क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और इसीलिए इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो फोर्स है ना, बल, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एक न्यूटन जो होता है ना, एक न्यूटन वह बल है जो कि 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से गति देता है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग बराबर कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाओ, वीडियो को कंटिन्यू देखना है ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है ना। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। रक्त शर्करा का स्तर किस अंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्त शर्करा का जो स्तर है ना वो किस अंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? उस ऑर्गन का नाम आपको बताना है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। बताओ। तो इस ऑर्गन का नाम है पेनक्रियास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेनक्रियास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पेनक्रियास जो है ना मिक्स ग्रंथि है, जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों होते हैं। तो कई बार ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी ग्रंथि है जो कि मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है, तो वो है पेनक्रियास। दूसरी चीज देखो, पेनक्रियास जो है ना इसमें इंसुलिन और ग्लूकागन स्त्रावित करता है, जो कि ग्लूकोज का जो स्तर होता है, लेवल होता है, उसको नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे बोला इंसुलिन का भी ये स्त्रावित करता है यानी प्रोड्यूस करता है। तो हम बात कर रहे हैं इंसुलिन की, तो पैनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स। ठीक है ना। इसमें ये इंसुलिन जो है ना ये बनता है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो आप लिख लो, ब्यूटी एंड वॉस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है ना। दूसरी चीज, काम क्या होता है इसका? ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में, ब्लड में घुलता है तो एक रोग हो जाता है डायबिटीज, तो उसको एक ग्लूकोज का जो लेवल होता है ना उसको कंट्रोल करने का काम होता है इसका। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा की बात की है, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है अम्ल वर्षा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जल के साथ प्रतिक्रिया करके H2SO4 बनाता है, जिससे क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। अब यहाँ पे देखो ये ये अपना हो गया। देखो वो जो जल होता है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है ना। H2 होता है। अब यहाँ पे जब ये H2 यानी कि वाटर, वाटर के साथ प्रतिक्रिया की किसने? सल्फर डाइऑक्साइड ने, और उससे जब उसने इसके साथ पानी के साथ प्रतिक्रिया की तो उसी से क्या होती है? अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में तापमान पर कौन सी धातु द्रव होती है? कमरे का जो तापमान होता है ना, रूम टेम्परेचर होता है, तो उसमें आपको बताना है वो मेटल कौन सा है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये है पारा। पारा जो है ना, पारा वो कमरे के तापमान पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। पारा की बात करें तो देखो ये कितने टेम्परेचर पर गलता है? 38.83 डिग्री सेल्सियस पर ये गलता है, और कमरे के तापमान पर द्रव रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी। ठीक है।
और देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एटीपी ऊर्जा बनाते हैं जो कोशिका के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। मैंने क्या बोला था, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। बट यहाँ पे एसिड का नाम पूछा गया है, तो खट्टे फलों में जो एसिड होता है वो होता है साइट्रिक एसिड होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला, खट्टापन देता है और प्राकृतिक संरक्षण का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानी तरल से गैस में कैसे बदलता है। पानी जो है वो तरल से गैस में कैसे बदलता है, बताओ। पानी की बात हुई है, लिक्विड से गैस में कैसे बदलता है। तो लिक्विड से गैस में बदलता है ये वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। तरल पानी गर्मी लेकर वाष्प में बदल जाता है, तो ये क्या कहलाता है, वाष्पीकरण यानी कि एवोप्रेशन कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो इसी तरह से आज की सीरीज के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही बेल आइकन जो है उस पर क्लिक करेंगे तो जो नोटिफिकेशन है ना वो इजीली मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।